प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 90वें एडिशन में छात्रों और उनके मां बाप से दिल खोलकर बातचीत की। उन्होंने समझाया कि जीवन में तालमेल बिठाकर चलना बहुत आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप किसी चीज पर ज्यादा झुकेंगे तो संतुलन बिगड़ सकता है, आप गिर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई और आराम के बीच सही बैलेंस बनाना समझदारी है। ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? नो सर। तो ये सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने हुनर यानी स्किल को अहमियत दिया और जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल दोनों का होना बहुत जरूरी है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि बिना गहराई से पढ़ाई किए कोई भी हुनर काम नहीं आता। उनका मानना है कि अधूरे ज्ञान के साथ जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना मुमकिन नहीं, इसलिए अध्ययन को कभी भी नजरअंदाज न करें। स्किल में भी दो प्रकार के स्किल है, एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। छात्रों को मोटिवेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो वक्त बीत गया उसकी चिंता छोड़कर बचे हुए समय का पूरा आनंद लेना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि हर किसी को बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने ही आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। और साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ी चीज है और इसलिए मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैन सर। सर, मेरा नाम ममता के शाम है। मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर, आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। आजकल के डिजिटल दौर पर बात करते हुए पीएम मोदी ने बच्चों को गेमिंग प्लेटफॉर्म का संभल कर इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों को सट्टेबाजी या फिर बेटिंग वाले गेम से दूर रहना चाहिए और ये गलतफहमी भी दूर की कि सिर्फ सुविधाओं से काबिलियत नहीं आती, बल्कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से ही अपनी क्षमता बढ़ाता है। आज हरिद्वार में सप्तऋषि मैदान में एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी की याद में उनकी मूर्ति की स्थापना की गई और इस खास मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार पहुंचे। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी बड़े नेताओं का जोरदार तरीके से स्वागत किया। ये पूरा कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें देश भर की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने आ रही हैं। आज 6 फरवरी को स्वामी जी की समाधि पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई और इस समारोह में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। पूरा सप्तऋषि क्षेत्र इस समय वीआईपी मेहमान और संतों की मौजूदगी से गुलजार है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। भले ही स्वामी जी अब देह रूप में हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी साधना, उनका तप और उनका विचार आज भी हमारे बीच वैसे ही जीवित है जैसा कि उनके रहते हुए था। उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस चेतना को फिर से जागृत करने का मैं मानता हूं एक प्रयास है जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में जिया है और आज यह दायित्व उनके ही शिष्य पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज निभा रहे हैं। देवियों व सज्जनों, यह कितना सुखद है, एक गुरु की परंपरा को उनके शिष्य लगातार आगे बढ़ा रहे हैं
और मुझे लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा की यह बहुत ही बड़ी और सुंदर अभिव्यक्ति है। परम सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर ब्रह्मलीन पूज्य सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जिसने असंख्य लोगों को सेवा के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पर चलने और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रेम को साकार रूप प्रदान किया। उनका तपस्वी जीवन और दिव्य चिंतन सदैव समाज के लिए अमूल्य प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों से निरंतर अवलोकित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बदलते स्वरूप पर अपनी बात रखी। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि यूपी अब कोई पिछड़ा राज्य नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की ताकत बन चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूपी अब दंगों और कर्फ्यू से पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है और तेजी से तरक्की कर रहा है। सीएम योगी ने मंच से अपना पुराना अंदाज अपनाया और दोहराते हुए कहा कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, वहां सब चंगा है। दुनिया के अंदर दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। किसके बल पर? इन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या के बल पर। किनके बल पर? अन्नदाता किसानों की सृजनशीलता के बल पर, अपने कारीगरों के परिश्रम के बल पर। सीएम योगी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें राष्ट्र चेतना और शक्ति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा अपने विरासत और आस्था के केंद्रों का सम्मान किया और उन्हें सुरक्षित रखने का काम किया। और सीएम ने संदेश दिया कि अराजकता और गुंडागर्दी खत्म होने की वजह से आज यूपी प्रोग्रेस के नए रास्ते पर चल पड़ा है। रिजर्व बैंक ने अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार कर्ज लेने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उनकी अगुवाई वाली कमेटी ने रेपो रेट में 5.25% ही रखने का फैसला किया। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आपके होम लोन या फिर कार लोन की जो ईएमआई है, फिलहाल उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कम नहीं होने वाली है। बैंक ने अभी देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई है ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। आरबीआई ने साफ कर दिया कि वो ब्याज दरें घटाने की मूड में भी जल्दबाजी में नहीं है। बजट के लक्ष्य और दुनिया भर के बाजारों में मची हलचल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बैंक का रुख अभी न्यूट्रल है और जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले कुछ समय तक दरें इस स्तर पर बनी रहेंगी। हालांकि पिछले 1 साल में 4 बार दरों में कटौती हो चुकी है और जिससे लोगों को थोड़ी राहत पहले मिल चुकी है, लेकिन अब और कटौती की उम्मीद हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर रिजर्व बैंक का अनुमान काफी अच्छा है। आरबीआई का कहना है कि आने वाले साल में भारत की जीडीपी ग्रोथ काफी मजबूत रहेगी। अनुमान के मुताबिक अगले साल की पहली तिमाही में जो विकास है वो 7% के आसपास रह सकती है और ये खबर कारोबार और निवेश के लिहाज से काफी अच्छी मानी जा रही है, पॉजिटिव मानी जा रही है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि देश की इकोनॉमी सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। Deliberate and decide on the policy repo rate after a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook. The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged
at 5.25%. महंगाई के मोर्चे पर बात करें तो अभी कुछ मिले जुले संकेत मिल रहे हैं और इस साल तो महंगाई काबू में रहने का अनुमान है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में 4% से ऊपर जा सकती है और इसी संभावित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों को नहीं छेड़ा है। अगर आप सस्ते लोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ समय, कुछ महीने अपनी और जेब ढीली करनी पड़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई, जहां पर सड़क पर बने एक गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली। मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई, जो कैलाशपुरी के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब कमल अपने दफ्तर से काम करके बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे और उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर बने एक खुले गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद कमल काफी देर तक उसी गड्ढे में पड़े रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले परेशान हो गए। परिवार वालों ने उसे हर मुमकिन जगह पर ढूंढा, पूरी रात उनकी तलाश करते रहे, लेकिन कमल का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और किसी अनहोनी के डर से वो सहमे हुए थे। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। सुबह करीब 7 बजे राहगीरों की जब नजर गड्ढे पर पड़ी तो वहां एक बाइक और युवक का शव दिखाई दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। जब शिनाख्त हुई तो पता चला कि वही कमल है जिसे उनके घरवाले पूरी रात तलाश रहे थे। इस खबर के मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया और इलाके में मातम पसर गया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सड़क पर खुदे गड्ढे ने ले ली एक युवक की जान। जी हां, इस बार ये पूरा हादसा जनकपुरी इलाके की ठीक इसी जगह पर हुआ। ये B2B ब्लॉक है और आप देख सकते हैं बीच सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। करीब 10 फीट गहरा ये गड्ढा है जो कि सड़क पर खोदा हुआ था। कमल, जो कि पास के ही कैलाशपुरी इलाके का रहने वाला है, वो रात को रोहिणी इलाके से बताया जा रहा है अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था और तब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। परिवार के लगातार संपर्क में था। परिवार को लग रहा था कि कुछ ही देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन आज सुबह तक जब कमल का कुछ पता नहीं चल पाया तब परिवार वालों ने उसे तलाशना शुरू किया और सुबह पुलिस से जानकारी मिली कि इसी गड्ढे के अंदर कमल की लाश पड़ी हुई है। उसकी बाइक भी गड्ढे के अंदर पड़ी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली जल बोर्ड है, उनकी तरफ से बरती गई है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में प्रशासन के संबंधित विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सड़कों पर इस तरीके से खुले गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी कि आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई, जहां ताशखा इलाके स्थित एक कोयले की खदान में जबरदस्त धमाका हो गया और ये हादसा खदान के अंदर डायनामाइट फटने की वजह से हुआ है। पूर्वी जयंतिया हिल्स के एसपी के मुताबिक 18 शव होने की पुष्टि मिल चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि और भी मजदूर अभी खदान के अंदर फंसे हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हादसे की खबर मिलने के बाद प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव काम शुरू कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि खदान के अंदर पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। कल शाम को अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और जिसे आज सुबह से फिर शुरू किया गया। राहत दल लगातार मलबे को हटाकर सुरंग में फंसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारियों का कहना है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस समय खदान के अंदर कितने लोग काम कर रहे थे, सही गिनती अभी साफ नहीं हो पाई। एसपी विकास कुमार ने अब तक 18 शव बरामद होने की बात कही है। अधिकारियों को डर है कि जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा, मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद का ऐलान किया है।
राज्य सरकार ने इस बात की जांच के आदेश दिए कि खदान के अंदर ये विस्फोट किन हालात में हुआ और सुरक्षा के नियमों में क्या कमी रह गई थी। पंजाब के जालंधर में एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई। यहां पे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी लकी ओबराय की बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात मॉडल टाउन के पॉश इलाके में हुई और जिस वक्त ये हमला हुआ, लकी ओबराय अपनी थार गाड़ी में सवार थे और तभी अचानक बाइक पर आए हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 16 राउंड फायरिंग की और जिसमें 5 गोलियां लकी ओबराय को लगी और गोलियों की आवाज सुनकर पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। डर के मारे दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए और हमले के बाद बदमाश बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। घायल अवस्था में उनको अस्पताल लाया गया और इलाज के दौरान लकी ने दम तोड़ दिया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस को घटनास्थल पर से गोलियों के कई खाली खोखे बरामद हुए हैं और जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है और हमलावरों का सुराग जैसे मिल सके, उनकी पहचान हो सके। इस हत्या के बाद से इलाके में काफी तनाव है। पुलिस की गश्त पर भी सवाल था, अब उसको गश्त बढ़ा दिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस घटना को लेकर बहुत नाराज हैं और वो आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले में पुरानी दुश्मनी और राजनीतिक रंजिश दोनों ही एंगल से बारीकी से जांच कर रही है। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਨੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਰੌਂਡ ਗੋਲੀਆਂ